वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेस विजार्ड बाय करण सर। भाइयों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। और आज अपन बेटा जहां से कहानी ख़त्म हुई थी उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। तो काफ़ी सारी बातें मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड बता चुका हूं। अब देखिए, आज मैं आपको कुछ अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में जानबूझ के छोड़ी थी। मैं चाहता तो उनको एक साथ बता सकता था, लेकिन मेरी जो सीक्वेंस थी ना बेटा, मैं उसको ब्रेक नहीं करना चाह रहा था। देखिएगा, सबसे पहले आज का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मान लो दो लाइन पैरेलल है, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, अगर दो लाइन पैरेलल है तो फिर क्या होता है बेटा, तो फिर उनके स्लोप सेम होते हैं। अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं। ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट, स्लोप्स आर इक्वल। अगर दो लाइन पैरेलल है तो जैसे पहली लाइन का स्लोप m1 है, दूसरी लाइन का स्लोप m2 है, तो m1 बराबर m2 होता है। ये इसका फिगर किस तरह से बेटा, बहुत सीधी सी बात है। फिगर कोई पूछता नहीं, लेकिन मैं आप लोगों के भेजे में उतारने के लिए सारे काम करता हूँ। जैसे मैंने कहा कि बेटा कार्टेशियन प्लेन बनाया, ये मैंने पहली लाइन बनाई। अब मैं बोल रहा हूँ कि एक लाइन क्या है बेटा, इसके पैरेलल है। कैसे? इस तरह से मैंने बना दी। मैंने बोला ये पहली लाइन है L1, ये दूसरी लाइन है L2। L1 क्या है बेटा, L2 के पैरेलल है। ये दोनों लाइंस क्या है बच्चों, पैरेलल मैंने आपको दे रखी है। तो पैरेललिज्म की कंडीशन क्या होती है? अगर आपसे कोई बोले कि दो लाइन पैरेलल है, तो आप हमेशा क्या कहेंगे, अगर दो लाइन पैरेलल है ना तो फिर उनका स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये जो लाइन है, इस लाइन का स्लोप है बच्चों कितना, इस लाइन का स्लोप है √3, और मैं आपसे कहूँ कि ये लाइन इसके पैरेलल है, बताओ इसका स्लोप क्या होगा? तो आप डायरेक्टली क्या कहेंगे, इसका भी स्लोप √3 ही होगा। पहली बात तो ये। इसके बाद आप आ जाइए, अगर मान लो लाइंस पैरेलल नहीं है, लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर लाइंस क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है, जैसे पैरेलल का मैंने अभी फोटो बना के दिखाया। अगर लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है, तो उसकी कंडीशन मेरी बड़ी शानदार शॉर्ट ट्रिक है, उसमें आपको मजा आएगा। जैसे ये हमने कार्टेशियन प्लेन बनाया बेटा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि ये आपकी पहली लाइन है, ठीक है, L1। अब आपने एक लाइन बनाई बेटा, ये सेकेंड लाइन L2, और मैंने आपसे क्या कहा कि भैया ये L1 और L2 जो है ना, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है कहाँ पे, 90 डिग्री पे। इसका मतलब इन दोनों लाइन के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। इट मीन्स दोनों लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है। तो मैं आपसे यूँ बोल रहा हूँ कि L1 जो है ना, ये परपेंडिकुलर है किस पे, L2 पे। तो जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे पैरेलल होती है तो स्लोप इक्वल होते हैं। और जब दो लाइंस क्या हो बेटा, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो शॉर्ट ट्रिक होती है, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। m1 m2 इक्वल टू -1। अब इसको कैसे समझेंगे हम? जैसे पहली लाइन का स्लोप बेटा, पहली लाइन का स्लोप m1 है, m1 मैंने बोला 2/3 है। अब मैं आपसे बोलूँ कि दूसरी लाइन का स्लोप बताओ। अगर मैंने आपको पहली लाइन का स्लोप दे दिया और हमने क्या कहा कि इनके बीच का एंगल कितना है बच्चों, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री, मतलब दोनों लाइंस क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है। तो आप क्या कहेंगे, सर दूसरी लाइन का स्लोप हम निकाल सकते हैं। कैसे? इसका पहले तो उल्टा कर दो, 2/3 का उल्टा 3/2, और साइन चेंज कर दो, माइनस लगा दो। शॉर्ट ट्रिक है, एकदम एक नंबर मजेदार। ऐसे ही आप देखिएगा, जैसे मैं आपसे बोलूँ, क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ कि पहली लाइन का स्लोप जो है m1 वो 2 है, या -2 कर देते हैं आपकी बार। हमने आपसे बोला कि पहली लाइन का स्लोप -2 है और दूसरी लाइन इसके परपेंडिकुलर है, बताओ उसका स्लोप क्या आएगा? तो आप क्या करेंगे, सर m2 निकालना है, दूसरी लाइन का स्लोप, तो पहले तो 2 का उल्टा करो। 2 का उल्टा कितना आ गया भाइयों, 1/2। फिर आप क्या कहेंगे, सर साइन चेंज कर दो, माइनस की जगह क्या लगा दो, प्लस। तो ये होती कहानी। तो इस तरह से मैं निकालता हूँ। अगर मुझे पता है कि एक लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन है तो स्लोप इक्वल है, और अगर दोनों लाइंस बच्चों क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है, तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1। ये हो गई कहानी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो आप देखिएगा। इसलिए मैंने आपको क्या है, कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि, क्योंकि मेरे पास कुछ बच्चों के मैसेजेस आए थे, व्हाट्सएप पे मैसेज आए थे, इंस्टा पे मैसेजेस आए थे कि सर आपने वो लाइंस पैरेलल और लाइंस परपेंडिकुलर होती है उसके बारे में नहीं बताया था। तो मैं इसलिए नहीं बताना चाह रहा था बेटा, क्योंकि मुझे जो चीज़ें पहले बतानी थी ना, देखना भी आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं क्वेश्चंस कैसे लेके आऊँगा आप खुद कहेंगे। जैसे देखिएगा, पहला क्वेश्चन तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। लाइन थ्रू द पॉइंट्स, क्वेश्चन है मेरा, लाइन थ्रू द पॉइंट, लाइन थ्रू द पॉइंट्स, जिन पॉइंट से लाइन जा रही है वो पॉइंट है -2,6 एंड 4,8। इन दोनों पॉइंट से जो लाइन जा रही है, लाइन थ्रू द पॉइंट्स इज परपेंडिकुलर। अब आएगा आपको मजा।
तो मैं पहले लॉजिक बताता हूँ, फिर मैं उसकी क्वेश्चंस लेके आता हूँ. लाइन थ्रू द पॉइंट्स -2,6 and 4,8 is perpendicular to the line, is perpendicular to the line through the points. मतलब इन दोनों पॉइंट से जाने वाली जो लाइन है मेरे दोस्तों, इन दोनों पॉइंट से जाने वाली लाइन परपेंडिकुलर है. इज परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर? इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स. और वो पॉइंट्स है 8,12 एंड x,24. x,24. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. फाइंड वैल्यू ऑफ x. देखिए एक कोऑर्डिनेट अननोन है यहाँ पे. फाइंड वैल्यू ऑफ x तो ये निकालना. कितना अच्छा क्वेश्चन है. इन दोनों पॉइंट से जाने वाली लाइन, इन दोनों पॉइंट से जाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है. तो हम क्या करेंगे यार, ये जो लाइन है ना इन दोनों पॉइंट से जा रही है, तो इस लाइन का स्लोप निकाल लो. क्योंकि दो पॉइंट से अगर कोई लाइन जाती है तो हम उस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं. तो इन दोनों पॉइंट से जाने वाली लाइन, इस पॉइंट का नाम A दे दो, इस पॉइंट का नाम हम B दे देते हैं. तो हमने बोला कि लाइन हमारी क्या हो गई, AB. तो AB से जाने वाली जो लाइन है उसका स्लोप हमने क्या बोलते हैं बच्चों, M1. स्लोप क्या होता है बेटा, आप जानते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. ये मैंने आपको सिखाया था, x2 माइनस x1. तो आपका M1 कितना आ जाएगा बेटा, ये y2 8 माइनस 6 अपॉन 4 में से माइनस करना है किसको, इसको. माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा. इसलिए आपको पहले वो चीजें सिखाई थी, वो आपको मजा आ रहा होगा. 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा, 4 + 2 6 हो जाएगा. तो M1 कितना आ गया बेटा, 2/6. 2/6 का मतलब कितना हो गया, 1/3. तो इसका मतलब इस वाली लाइन का स्लोप तो पता लग गया. लाइन AB का स्लोप कितना हो गया बेटा, 1/3. अब आप आ जाइए, इस पॉइंट का नाम आप दे दीजिए बच्चों C, और इस पॉइंट का नाम आप दे दीजिए D. तो आप क्या बोलेंगे कि ये वाली लाइन क्या बन गई, CD. तो CD लाइन का जो स्लोप है उसको अपन क्या बोल देंगे बच्चों, M2. तो हम M2 निकाल देते हैं. वही फॉर्मूला सेम, y2 माइनस y1 24 माइनस 12 अपॉन x माइनस 8 अपॉन x माइनस 8. ठीक है. अब आप कहेंगे सर यहाँ तो x जो है वो पता ही नहीं, स्लोप कैसे निकलेगा. अब आपको आएगा जिंदगी का मजा. ये x तो निकालना है, और आपको पता है कि ये जो लाइन है, ये लाइन इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है. आपको ये पता लग चुका है कि AB जो लाइन है वो CD लाइन के परपेंडिकुलर है. तो इसका मतलब इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है. इसका मतलब अगर आपको इसका स्लोप पता लग गया तो आप M2 को डायरेक्ट निकाल सकते हैं. मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी. अगर आपको M2 निकालना है, पहले इसका उल्टा करिए, 1/3 का उल्टा 3 और उसका साइन चेंज कर दीजिए, आगे माइनस लगा दीजिए. तो M2 पता लग गया -3. तो यहाँ M2 की जगह -3 छाप देंगे. छाप दिया. 24 में से 12 जाएगा, 12 बचेगा बच्चों, x माइनस 8. अब क्या करना है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है -3 से. या तो आप एक काम करिए, एक शॉर्ट ट्रिक है, यहाँ 3 है, वहाँ 12 है. 3 के अपन में कुछ नहीं, मतलब 1 है. 3 से या तो आप 12 को पहले 4 बार कट कर दीजिए. ये कट कर दिया अपन ने 4 बार. यहाँ 3 से 3 कितनी बार, 1 बार कट हुआ. यहाँ माइनस का 1 रह गया. माइनस के 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, साइन चेंज हो जाएंगे. तो माइनस के 1 को 1 से करेंगे तो माइनस का x, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, प्लस का 8. और इक्वल टू में बेटा क्या, 1 को 4 से करेंगे तो 4. अब आपको पता लग गया. तो ये देखिए वापस लाइट थोड़ी मेहरबान हो गई थी, तो थोड़ा सा अपनी बात में ब्रेक हो गया, कोई बात नहीं. तो यहाँ पे अपने को पता लग गया -x + 8 = 4. तो बेटा ये प्लस का 8 उधर जाएगा, माइनस का 8. हम क्या करेंगे, -x = 4 - 8. ठीक है, उधर गया तो माइनस का, तो हम लिखेंगे -x = 4 - 8 का मतलब क्या बच्चों, माइनस का 4. इधर माइनस माइनस से माइनस की जिंदगी खराब. x की वैल्यू आ चुकी बच्चों 4. तो मैंने कहा था अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा. ये 1 नंबर क्वेश्चन है, शानदार. ये कब समझ में आया, जब अपने को कल का सारा लॉजिक क्लियर है. तो बेटा x की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, 4 आ चुकी है. अब ऐसा ही एक और बहुत अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा जो लाइंस की इसी तरह की कंडीशन पे आपके पास डिपेंड करेगा. देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन. लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि कल मैंने आपको इस तरह की बहुत सारी चीजें सिखाई है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन. ये मैं शॉर्ट में ऐसे लिखता हूँ, ये मेरी एक स्टाइल है बेटा इक्वेशन को लिखने की. फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन. शॉर्ट में लिख देते हैं परपेंडिकुलर टू द लाइन. परपेंडिकुलर टू द लाइन x -2y -3 = 0.
and passing through the point and passing through the point 1, -2। देखिए बेटा क्वेश्चन कितना प्यारा है, मेरे को बहुत पसंद आता है क्वेश्चन, क्योंकि बहुत कंसेप्चुअल है, बड़ा सीधा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, उस लाइन की इक्वेशन निकालो जो परपेंडिकुलर है किसके, इसके परपेंडिकुलर है। तो बेटा हम पहले इसका स्लोप निकाल लें और फिर उसका भी स्लोप पता लग जाएगा। क्यों? क्योंकि जब एक लाइन के परपेंडिकुलर दूसरी लाइन होती है तो हमें उनके बीच में स्लोप का रिलेशन पता होता है। जैसे स्लोप निकलेगा हम बोलेंगे स्लोप तो पता है, अब ये भी पता है कि लाइन इस पॉइंट से जा रही है, तो हम वो वाली फॉर्म लगा देंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म, कि लाइन इस पॉइंट से जा रही है और लाइन का स्लोप पता है। तो पहले हम इस लाइन के बारे में बात करो कि इस लाइन का स्लोप m1 है। हमने बोला x - 2y - 3 = 0। अब आप कहेंगे सर कि इस लाइन का स्लोप कैसे निकालें? तो बेटा अगर आपको इस लाइन का स्लोप निकालना है तो इसको y = mx + c के फॉर्म में लेके आ जाओ। इसलिए मैंने वो सारी चीज़ें कल ही सिखा दी आपको। आप क्या करेंगे, आप x को और कांस्टेंट टर्म को उधर ले जाएंगे, या फिर आप -2y को उधर ले जाइए, जो भी आपका दिल करे। तो x - 3 तो इधर रह जाएगा और उधर चला जाएगा आपका 2y। तो आपका क्या बन गया बेटा, ये 2y = x - 3। तो इसको ऐसे लिख देते हैं एक बार, 2y = x - 3। इधर हमेशा क्या रहना चाहिए बेटा, y रहना चाहिए। y के साथ 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा। तो y = x/2 - 3/2, दोनों के अपॉन में जाएगा बेटा। तो 2y = x - 3 है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x/2 - 3/2। अब इसको हम ऐसे लिख देते हैं, y = 1/2x - 3/2। अब ये हमारा बेटा बन चुका है किसमें, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बन चुका है। ये y = mx + c की फॉर्म में बन चुका है। ये किसमें बन चुका है, y = mx + c की फॉर्म में बन चुका है। तो x का कोफिशिएंट हमारा m होता है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है बेटा, 1/2। तो मुझे इस लाइन का स्लोप पता लग चुका है 1/2। तो पहले तो मुझे इस लाइन का स्लोप पता करना पड़ा, इस लाइन का स्लोप पता करना पड़ा। अब इसके परपेंडिकुलर का करूंगा, तो इस लाइन का जो स्लोप है मैंने बोल दिया यहाँ पे, तो हमारे पास इस लाइन का जो स्लोप है वो कितना आ गया बेटा, इस लाइन का स्लोप आ गया m = 1/2। अगर इस लाइन का स्लोप 1/2 है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा, इसके परपेंडिकुलर लाइन का जो स्लोप है, जैसे इसको अपन m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपन इसको m1 बोल दो, और इसके परपेंडिकुलर लाइन का जो स्लोप है m2, वो कितना आ जाएगा बेटा, इसका रेसिप्रोकल करना है, साइन चेंज करना है, -2। मतलब जिस लाइन की इक्वेशन हम निकालना चाहते हैं उस लाइन का स्लोप पता लग चुका है -2, और वो लाइन जिस पॉइंट से जा रही है वो रहा पॉइंट 1, -2। तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा बेटा पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा डालो, y - y1 = m x - x1। यहाँ पे इस m का मतलब क्या है, m2 है, इसलिए m2 लिख रहा हूँ जानबूझ के ताकि गलती ना हो। इस m का मतलब यहाँ पे m2 की बात कर रहे हैं, ये x1 ये y1। आप क्या लिखेंगे, y1 ऑलरेडी माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 2 = m2 कितना आ गया मेरा, -2, ये लिख दिया -2, और डब्बे में x - x1, डब्बे में x - x1 कितना बेटा, 1 है। ये लो साहब, इक्वेशन सोल्व करने वाला हूँ 1 मिनट के अंदर। y + 2 = -2 को x से करेंगे, माइनस का 2x, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, प्लस का 2। आप इन दोनों को इधर लेके आ जाइए, माइनस का 2x इधर आ जाएगा, 2x, ये प्लस y अपनी जगह यहीं पे ही है, ये +2 है, उधर 2 है, तो बेटा 2 से 2 की जिंदगी खराब, यहीं पे कर दो, उधर क्या रह जाएगा, 0। तो 2x + y = 0, क्योंकि इधर भी 2 था उधर भी 2 था, माइनस का 2x इधर आ गया, प्लस का 2x आ गया, तो 2x + y = 0। ये आपकी क्या बन गई बेटा, ये आपकी लाइन की इक्वेशन बन गई, और वो लाइन क्या है, इसके परपेंडिकुलर। ये हो गई हमारी कहानी खत्म। तो आंसर आ गया हमारा कितना बच्चों, हमारा आंसर आ गया 2x + y = 0। ये है कहानी। अब आपके लिए बेटा बहुत अच्छी कंडीशन लेके आ रहा हूँ, आपको बहुत बढ़िया चीज बताने वाला हूँ। काफी सारी चीजें तो आप सीख चुके थे, बस आपको एक फॉर्म में कन्वर्जन मुझे सिखाना बाकी रह गया था। काफी सारा कन्वर्जन तो मैं आपको सिखा चुका था, बाकी बस एक कन्वर्जन था जो आपको सिखाना बाकी रह गया था। ये देखो, हमारे पास कॉन्सेप्ट रहता है रिड्यूस द
स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म इन द जनरल फॉर्म। इस तरीके का कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास। रिड्यूस द फॉलोइंग, ये कर चुके हैं हम ऑलरेडी। ये नया हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा रिड्यूस द फॉलोइंग फॉर्म्स। अब फॉर्म्स में जो फॉर्म्स हमारे पास मोस्ट पॉपुलर है वो कौन सी आएगी? रिड्यूस द फॉलोइंग फॉर्म्स इन जनरल फॉर्म। सबको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रिड्यूस द फॉलोइंग फॉर्म्स, सॉरी, रिड्यूस द फॉलोइंग, रिड्यूस द जनरल फॉर्म। टॉपिक को चेंज करना पड़ेगा। रिड्यूस द जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म को कन्वर्ट करना है, क्योंकि उनको तो मैंने करके दिखाई दिया था। रिड्यूस द जनरल फॉर्म इन वेरियस फॉर्म्स। एक एक क्वेश्चन तीनों फॉर्म का लूंगा, मजा आ जाएगा आपको। जो 3 क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी की बुक में, सरकारी किताब में जो दे रखे हैं वैसे ही लेंगे। रिड्यूस द जनरल फॉर्म इन वेरियस फॉर्म्स। जनरल फॉर्म को अलग अलग फॉर्म में चेंज करना है, तो कभी तो मैं आपको कन्वर्ट करवाऊंगा किसमें? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, क्योंकि स्लोप इंटरसेप्ट को जनरल में तो कर लिया था, उल्टा करेंगे। कभी मैं आपको करवाऊंगा इंटरसेप्ट फॉर्म में, और कभी मैं आपको करवाऊंगा नॉर्मल फॉर्म में। ये 3 चीजें सबसे ज्यादा पॉपुलर है। इसमें ये नॉर्मल फॉर्म का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, ये बिल्कुल डिफरेंट चलेगा मामला। इसके लिए कुछ आपको अलग से कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, ये एकदम बिल्कुल डिफरेंट है बच्चों। तो अपने को क्या करना है? जनरल फॉर्म को रिड्यूस करना है, मतलब जनरल फॉर्म को कन्वर्ट करना है, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। तो एक एक क्वेश्चन सबके लिए ले लेते हैं। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है बच्चों कि मुझे क्या करना है यहाँ पे कि रिड्यूस करना है जनरल फॉर्म को। अब मैं एक जनरल फॉर्म लेके आ रहा हूँ। क्वेश्चन है मेरे पास 6x + 3y - 5 = 0। 6x + 3y - 5 = 0। ये एक जनरल फॉर्म है। आप कहेंगे सर आपने ये जो लिखी है ये स्ट्रेट लाइन की जनरल फॉर्म है। इस जनरल फॉर्म को बच्चों हम बार बार चेंज करेंगे, अलग अलग काम करेंगे। इस जनरल फॉर्म को आपको किस में कन्वर्ट करना है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन क्या है? रिड्यूस द 6x + 3y - 5 = 0 इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड स्लोप एंड इंटरसेप्ट। ये 2 चीजें और निकालनी, कन्वर्ट तो करना ही है, स्लोप भी निकाल के बताओ और इंटरसेप्ट कौन सा? y इंटरसेप्ट, क्योंकि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हम किसके बारे में बात करते हैं? y इंटरसेप्ट के बारे में। चलो खत्म करते हैं इसकी कहानी। जब भी दुनिया की कोई सी भी जनरल फॉर्म मुझे गिवन होगी और मुझे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मेरा दिमाग पहले से हिट करता है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? y = mx + c। y को इधर रख लूंगा, x और कांस्टेंट टर्म उधर पहुंचा दूंगा। तो मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे क्या है बच्चों? यहाँ पे y मतलब 3y को मैंने यहाँ पे रखा, इन दोनों को उधर पहुंचाया। तो 6x उधर जाएगा, माइनस का 5 उधर जाएगा, प्लस का 5। ये हो गया। y के साथ जो मल्टीप्लाई में था उसको डिवाइड में भेज देते। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में सारी चीजें करी थी, लेकिन आपको एक अलग तरीके से समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए ये काम कर रहा हूँ। 3 इसके भी अपॉन में जाएगा, उसके भी अपॉन में जाएगा। -6/3x + 5/3। तो जैसे मैं चेक करूंगा कि ये फॉर्मेट बन चुका है y = mx + c वाला, तो जो x का जो कोफिशिएंट होता है 3 से 6 को कट कर लो बेटा 2 बार। तो एक बार शॉर्ट करके लिख देते हैं y = -2x + 5/3। पता लग गया मुझे यहाँ पे x का कोफिशिएंट -2 है, तो स्लोप मेरा जो m है, m की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? -2। तो स्लोप पता लग गया मुझे -2, क्योंकि ये फॉर्मेट बन चुका है y = mx + c। मतलब मैं इसको कन्वर्ट कर चुका हूँ किसमें? मैं इसको कन्वर्ट कर चुका हूँ बच्चों y = mx + c की फॉर्म में। और ये फॉर्म क्या होती है? ये फॉर्म होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये कन्वर्ट कर दिया मैंने इसको इसमें। यहाँ पे x का कोफिशिएंट -2 है, हमारा x का कोफिशिएंट m होता है, m स्लोप होता है, तो m की वैल्यू आ गई बच्चों -2। और c का मतलब क्या होता है बच्चों? y इंटरसेप्ट होता है, तो y इंटरसेप्ट कितना आ गया बेटा मेरे पास? 5/3। ये लो खत्म कहानी। मतलब मैंने जनरल फॉर्म को रिड्यूस कर दिया किसमें? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। अब एक बार क्वेश्चन चेंज करते हैं और इंटरसेप्ट के लिए ले आएंगे, एक बार फिर क्वेश्चन चेंज करेंगे, नॉर्मल के लिए ले आएंगे, ताकि इक्वेशन भी अलग अलग देखने को मिल जाएगी और कन्वर्जन भी होता चला जाएगा। आपकी बार देखिएगा, आपकी बार आपको जनरल फॉर्म में कुछ और दे रहा हूँ। आपकी बार में जनरल फॉर्म आपको कुछ और दे रहा हूँ, मतलब एक नई इक्वेशन लेके आया मैं आपके लिए, और मैं कह रहा हूँ कि आपको इसमें कन्वर्ट नहीं करना। आपकी बार किसमें कन्वर्ट करना है? इंटरसेप्ट फॉर्म में। कन्वर्ट इन
इंटरसेप्ट फॉर्म, और फिर इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, ऑल्सो फाइंड एक्स इंटरसेप्ट, शॉर्ट में लिख दिया, एंड वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट भी निकाल के दिखाओ, एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको इस तरीके के। तो सबसे पहले मैं जो क्वेश्चन लेके आया, क्वेश्चन है मेरे पास 3x + 2y, क्वेश्चन है जनरल फॉर्म दे रखी है 3x + 2y -12 = 0, -12 = 0। चलो ठीक है, 3x + 2y -12 = 0 ये मुझे दे रखा है। जब भी कभी भी आपको इस तरह से दे रखा हो तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है, अगर आपको इंटरसेप्ट फॉर्म में कहानी करनी है ना, तो कांस्टेंट टर्म को सबसे पहले आरएचएस में शिफ्ट करो। किस में कन्वर्ट करना है अगर हमें इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो सबसे पहला काम x और y को यहीं रहने दो, कांस्टेंट टर्म को आरएचएस में शिफ्ट करो। हर क्वेश्चन में सेम काम होगा। फिर जो इधर आपका कांस्टेंट आया वो इन दोनों के अपॉन में पहुंचा दो। फिर आप लिखो 3x/12 प्लस 2y/12 और वहां क्या रह गया 1। जैसे ही आपने देखा जो कट रहा है उसे काट दो, 3 से 12 कट रहा है 4 बार, तो ये आ जाएगा x/3, क्योंकि 3 से 12 कट गया, सॉरी 3 से 12 कट गया 4 बार, ये आ जाएगा x/4। और 2 से 12 कट रहा है बच्चों 6 बार, तो आप लिखेंगे y/6 और इक्वल टू में क्या आ गया 1। ये हो गई हमारी कहानी खत्म। इंटरसेप्ट फॉर्म बन चुकी है यार मेरे भाइयों। देखिए आप आराम से गौर से x/a + y/b = 1, क्योंकि इंटरसेप्ट फॉर्म यही तो होती है। आप अपने इंटरसेप्ट फॉर्म को भेजे में रखो, x/a + y/b = 1। आप कहेंगे सर इंटरसेप्ट फॉर्म ये होती है, इसका मतलब इस फॉर्मेट में लाना है। सर हम ले आए, सर पता लग गया कि यहाँ पे जो नीचे आता है x के अपॉन में वो होता है x इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट को मैं क्या बोलता हूँ a की वैल्यू आ गई दोस्तों 4। फिर आप कहेंगे सर y के अपॉन में जो आता है वो होता है y इंटरसेप्ट, और वो क्या होता है सर b। तो सर b की वैल्यू आ चुकी है 6। खत्म कहानी, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट पता लग गए। अब मजा आएगा आपको, एकदम शानदार है इसके लिए प्रोग्राम। अब नॉर्मल फॉर्म में अपन जनरल फॉर्म होगी, जनरल फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि मैंने कल आपको सारी चीजें सिखाई थी। वहां पे नॉर्मल फॉर्म लेके आया था, नॉर्मल को मैंने जनरल में कन्वर्ट किया था। अब आज अपने पास जनरल है, जनरल को नॉर्मल में कन्वर्ट करेंगे। ये सब चीजें सिखा चुका हूं मैं आपको कल ही, बस उल्टा चल रहा है आज। कल मैं आपको पर्टिकुलरली इन फॉर्म्स के बारे में बताता था और फिर मैं उसको जनरल में कन्वर्ट कर रहा था। आज मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको जनरल लेके आ रहा हूँ और जनरल को इनमें कन्वर्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन है मेरे पास x - √3y + 8 = 0। जनरल फॉर्म दे रखी x - √3y + 8 = 0। x - √3y + 8 = 0। इस जनरल फॉर्म को मुझे मेरे दोस्तों किस में कन्वर्ट करना है? मुझे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जनरल फॉर्म कैसे है? क्योंकि ax + by + c = 0 का फॉर्मेट दे रखा है। भाई जब भी आपको ये फॉर्मेट दिया होता है ax + by + c = 0, आपके कहते हैं कि ये जनरल फॉर्म है। इस जनरल फॉर्म को आज मुझे कन्वर्ट करना है बच्चों किसमें? नॉर्मल फॉर्म में। तो जब नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मेरी पहली स्टेप देखिएगा। जो पहली स्टेप मैंने इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए करी थी वो पहली स्टेप में यहाँ पे भी सेम करूँगा। सबसे पहला काम होता है जो भी मेरी कांस्टेंट टर्म होती है उसको मैं आरएचएस में शिफ्ट कर देता हूँ। कर दिया मैंने, x - √3y = -8 कर दिया। फिर इसके बाद इसके जस्ट बाद जैसे मैंने इसको आरएचएस में शिफ्ट कर दिया, आपको यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है वो चेक करना है। x के कोफिशिएंट को मैंने यहाँ पे बोला, सपोज यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है हमने बोल दिया बच्चों वो कितना है? a है। तो जो x का कोफिशिएंट है वो कितना है बच्चों? यहाँ पे वो 1 है, तो a की वैल्यू 1 है। फिर उसके बाद जो y का कोफिशिएंट है हमको उसके बारे में बात करनी है। y का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना? -√3। y के कोफिशिएंट को मैंने बोला b, क्योंकि जनरल फॉर्म में हम यही तो बोलते हैं x का कोफिशिएंट a, y का कोफिशिएंट b। तो a की वैल्यू 1 है बच्चों और b की वैल्यू कितनी है? -√3। ये दो बातें सबसे पहले आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी जब नॉर्मल फॉर्म में करें। नॉर्मल फॉर्म के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है सीधा, लेकिन थोड़ा सा अलग है, नया है। x का कोफिशिएंट यहाँ पे बेटा कितना होता है? a, तो यहाँ पे कितना है हमारे पास? 1, तो a की वैल्यू 1 आ गई। y का कोफिशिएंट बच्चों b होता है, हमारे पास y का कोफिशिएंट कितना है? -√3, तो b की वैल्यू आ गई -√3। अब यहाँ पे जो स्टेप है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्टेप नंबर 2 बड़ी इंपॉर्टेंट है। डिवाइड ईच टर्म मतलब इसको भी और इसको भी। डिवाइड ईच टर्म विद √a² + b² से।
डिवाइड ईच टर्म, तो ये काम मैं यहाँ पे करके लेके आऊंगा, वहां पे सीधा वैल्यू लिखूंगा। रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मुझे क्या करना है बेटा, ईच टर्म मतलब इसको भी डिवाइड करना है, इसको भी करना है, इसको भी डिवाइड करना है। डिवाइड ईच टर्म विद रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप क्या कहेंगे सर ए कितना है, ए हमारे पास 1 है, तो ए अगर हमारे पास 1 है तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या हो, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है। बी कितना है बच्चों, माइनस का रूट 3, नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे आंसर तो पॉजिटिव आना ही है, और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि रूट वाले का स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा। रूट के अंदर मेरे पास क्या आएगा बच्चों, 1 + 3 मतलब 4, और रूट 4 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 2 होती है। रूट 4 की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो 2 से मतलब डिवाइड तो किससे करना है, डिवाइड ईच टर्म विद रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डिवाइड तो इससे करना है, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका जो भी आंसर निकल के आए, आंसर मैंने पूरा आपके सामने निकाल के दिखाया। रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आंसर कितना है भाइयों, 2। तो 2 से ईच टर्म को डिवाइड करना है, इसको भी डिवाइड कर दिया, इसको भी डिवाइड कर दिया, इसको भी डिवाइड कर दिया। जैसे ही डिवाइड किया बेटा आपको मजा आने वाला है। यहाँ लिख देता हूँ, इसको नहीं मिटाते ताकि आपको दिखता रहेगा कि मैंने किया क्या है। x/2, तो x/2 को मैं यूँ लिख सकता हूँ ना बच्चों, 1/2x माइनस रूट 3/2y। x/2 माइनस रूट 3/2y और इक्वल टू में क्या आ जाएगा बच्चों, इक्वल टू में आ जाएगा मेरे पास -4। ये आ गया बच्चों 1/2x माइनस रूट 3/2y और इक्वल टू में क्या आ गया, -4। अब आप जानते हैं बेटा यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको कहानी दे रखी है कि ये जो पिक्चर आपके पास चल के आई, यहाँ पे सीधा सीधा आपका आंसर था कि आपने ये काम किया, जैसे आपने ये काम किया आपका आंसर ये आया, तो आपने लिखा 1/2x माइनस रूट 3y इक्वल टू -4। अब आप अपनी पता है उस वाली फॉर्म पे ध्यान दीजिए। कौन सी फॉर्म पे, आपकी जो फॉर्म में आपको बताया करता था x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, उस पर ध्यान दीजिए आप। मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, ये चीज सिखाई थी बेटा मैंने आपको। अब इसको अगर आप ध्यान देंगे ना तो आपको इसको करने में मजा आएगा, वरना यहाँ पे जो बच्चों के चक्कर पड़ता है, वो जो बच्चों से मिस्टेक होती है वो मैं आपको बताऊँ। यहाँ पे हमेशा प्लस आता है, अब हमारे पास यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा क्यों हुआ। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, यहाँ पे हमारे पास प्लस आ रहा है, यहाँ पे भी प्लस आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास माइनस आ रहा है। और मेरी जो नॉर्मल फॉर्म होती है वो होती है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, ये मेरी नॉर्मल फॉर्म होती है। तो मेरी नॉर्मल फॉर्म क्या होती है बच्चों, मेरी नॉर्मल फॉर्म होती है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, लेकिन यहाँ पे कहानी मेरी कुछ और आ रही है। तो मैंने अगर ऐसा देखा तो इसका मतलब मुझे पता लग गया कि ये जो होती है ना, ये तो होती है बेटा क्या, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, वो तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो अगर यहाँ पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मेरे पास कितना आ रहा है बच्चों, मेरे पास -4 आ रहा है, जैसे यहाँ पे आया ना मेरे पास -4 क्योंकि मैंने उधर ट्रांसपोज किया, तो इसको कभी भी नेगेटिव नहीं लिखना है। इक्वेशन तो बन गई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम बोलेंगे p की वैल्यू जो है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर वो तो 4 ही आएगा। अब कहानी ये है कि इस फॉर्मेट में लेके आना है। तो बेटा देखना, ये जो है कोस तो क्या आ रहा है बेटा, पॉजिटिव, कोस तो क्या आ रहा है, पॉजिटिव, और साइन क्या आ रहा है मेरे पास बेटा, साइन मेरा आ रहा है नेगेटिव। तो मैंने यहाँ पे देखा इस तरह से हो रहा है, तो मैं क्यों ना इसमें एक चीज करूं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे लेंथ नेगेटिव आ रही है और मैं लेंथ को नेगेटिव कभी नहीं रखता। तो एक काम करते हैं ना, पूरी इक्वेशन में माइनस कॉमन ले लेते हैं। जैसे पूरी इक्वेशन में माइनस कॉमन लेंगे हमें मजा आ जाएगा, मतलब पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दो। ये जानबूझ के अच्छा क्वेश्चन लिया है, -1/2x, ये हो जाएगा प्लस का रूट 3/2y और उधर क्या आ जाएगा 4। ऐसा करने से पता मुझे क्या बेनिफिट हुआ कि मेरी जो परपेंडिकुलर की जो लेंथ नेगेटिव आ रही थी वो क्या हो गई, पॉजिटिव। तो ये काम मैं करता हूँ, इसलिए मैंने क्वेश्चन जानबूझ के लिया। मैं इसकी जगह कोई दूसरा क्वेश्चन लेता, हो सकता है यहाँ माइनस होता, तो उधर जाते ही सीधा क्या हो जाता बेटा, वो प्लस का हो जाता। तो आपकी जिंदगी में फिर ये कॉन्सेप्ट आ ही नहीं पाता। अगर यहाँ पे मैं इक्वेशन में -8 ले लेता ना बेटा, -8 ले लेता तो वहां जाता तो प्लस का 8 हो जाता। तो आपको ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे जन्म ले रहा है ना, ये आपको समझ में नहीं आता फिर, इसलिए मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन लिया ताकि आपके पास ये कॉन्सेप्ट आए। उधर अगर आपके पास आपकी ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव आ रही है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है नॉर्मल फॉर्म में, परपेंडिकुलर की लेंथ को, और परपेंडिकुलर की लेंथ कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती है। तो इसको मुझे पॉजिटिव बनाना है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने क्या किया, पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, या आप चाहें तो माइनस कॉमन लिया, जो भी आप कहें। माइनस का ये हो गया, ये प्लस का हो गया, और वो आपका प्लस का हो गया। ऐसा होते ही मजा आ गया। अब मैंने यहाँ पे देखा बेटा
कि मेरी फॉर्म होती है एक्स कोस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इक्वल टू पी। मैंने जैसे इससे कंपेयर करवाया, कंपेयर करवाते ही देखना मुझे जिंदगी का मजा आने वाला है। जैसे ही मैंने इससे कंपेयर करवाया, कंपेयर करवाते ही मुझे मजा आने वाला है। क्या मजा आने वाला है देखिएगा। आप कहेंगे कि सर कोस एल्फा आ रहा है -1/2, सर आपका कोस एल्फा आ रहा है -1/2, और सर आपका साइन एल्फा आ रहा है √3/2, सर आपका साइन एल्फा आ रहा है √3/2, और सर आपके परपेंडिकुलर की लेंथ आ रही है 4। तो मैं क्या कहूँगा, परपेंडिकुलर की लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए, आ गई। तो पी की वैल्यू तो 4 आ गई, ये तो हमारे आंसर में आ चुका है। क्योंकि हमें नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट तो करना है, साथ ही साथ हमें एल्फा भी निकालना है। यहाँ पे 2 चीज़ें करनी है, एल्फा भी निकालना है और पी भी निकालना है, क्योंकि 2 ही तो चीज़ें होती थी नॉर्मल फॉर्म में, एल्फा और पी दोनों लेके आएंगे। पी तो आ गया 4। अब आप कहेंगे सर कोस तो नेगेटिव है, साइन पॉजिटिव है, तो ऐसा कहाँ होता है? इसलिए इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, ट्रिग्नोमेट्री की थोड़ी अच्छी बातें बताने के लिए, ऐसा कहाँ होता है कि कोस नेगेटिव हो और साइन पॉजिटिव हो? सेकंड क्वाड्रेंट में। क्योंकि इस वैल्यू के बारे में तो आप फटाफट अभी धड़ल्ले से कह देंगे कि सर साइन एल्फा √3/2 है, इसका मतलब सर √3/2 साइन 60 की वैल्यू होती है, तो एल्फा की वैल्यू 60 डिग्री आएगी, और ये कहते हैं आपका आंसर गलत हो जाएगा। जैसे आपने ये कहा, क्योंकि यहाँ से तो आपने पता लगा लिया कि ये पॉजिटिव है, लेकिन वो तो नेगेटिव है, वो तो क्या है, नेगेटिव है। तो किस क्वाड्रेंट में ऐसा होता है कि सेम वैल्यू पे साइन तो पॉजिटिव रहे और कोस नेगेटिव रहे? तो बेटा ये सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो आपके पास ये जो वैल्यू आई ना, कौन सी वैल्यू आई, ये वाली जो वैल्यू आई, ये वैल्यू कितनी है बच्चों, ये वैल्यू है 60 डिग्री। तो इसको आप क्या कर दीजिए, 180 में से माइनस कर दीजिए, ये ट्रिक होती है। तो ये जो वैल्यू आई, हमने साइन की वैल्यू कितनी निकाली बेटा यहाँ से 60, लेकिन हमारी साइन की वैल्यू 60 नहीं आएगी, हमारी साइन की वैल्यू क्या आएगी, हमारी साइन की वैल्यू आएगी दोस्तों कितनी, 180 - 60 मतलब 120। क्योंकि 120 अगर हम बोलेंगे तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, और वहां पे साइन तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन कोस हमारा क्या रहेगा, नेगेटिव। तो एल्फा 60 नहीं है, एल्फा कितना है, 120। तो ये मेरी बात हमेशा याद रखना, एल्फा इक्वल टू 120 डिग्री। तो अब मेरी इक्वेशन बन जाएगी क्या, मैं लिखूंगा एक्स कोस 120, क्योंकि मुझे तो एल्फा लिखना है भाई, एक्स कोस 120 प्लस वाई साइन 120 और इक्वल टू में 4। ये है बेटा रियल कहानी, एक्स कोस 120। किसी भाई को अगर ना दिख रहा हो तो ये एक बार फिर छाप देता हूँ। पूरा मैंने बहुत अच्छे से समझा कि पूरा लॉजिकल आंसर दिया है कि 60 डिग्री आंसर क्यों नहीं आया, एंगल हमारा 120 क्यों आया। तो हम लिखेंगे एक्स कोस 120 प्लस वाई साइन 120 और इक्वल टू में क्या, इक्वल टू में हमारा 4 लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। ये कन्वर्जन हो गया भाई किसमें, ये कन्वर्जन हो गया नॉर्मल फॉर्म में, परपेंडिकुलर फॉर्म में। पता लग गया कि यहाँ से एल्फा कितना है 120 डिग्री, और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मतलब एल्फा तो है 120 डिग्री, और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर को स्मॉल पी बोलते हैं, पी की वैल्यू है 4। खत्म हो गई बेटा कहानी। अब 2 कॉन्सेप्ट बहुत प्यारे हैं, जो दोनों कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ, बहुत आसानी से खत्म होने वाले हैं। एक तो 2 पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, और अगर किसी पॉइंट से लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो उस परपेंडिकुलर की लेंथ कैसे निकालते हैं। ये 2 कॉन्सेप्ट बड़े प्यारे हैं, इन्हें देखिए जिंदगी का मजा आ जाएगा। बस ये 2 कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, मजा आ जाएगा। देखिएगा कॉन्सेप्ट है मेरा, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, डिस्टेंस of a point from a line। बहुत सीधा कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा बेटा, ज़्यादा रामायण नहीं करेंगे। पहले देख लीजिए किस तरह से बात कर रहा हूँ, फैक्टोरियल जानबूझ के रिप्रेजेंटेशन हर बार बताता हूँ मैं आपको। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, एक पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस, तो ये इस तरह से बात कर रहे हैं बेटा। जैसे ये फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन जो है मैंने जनरल फॉर्म में लिख दिया कि लाइन की इक्वेशन है ax + by + c = 0। ये इस स्ट्रेट लाइन की क्या बेटा, जनरल फॉर्म है, ax + by + c = 0। इस लाइन पे मैं किसी पॉइंट P से, यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट है P, इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट कुछ तो होंगे, मैंने बोला x1 y1। इस पॉइंट P से मैं इस लाइन पे क्या कर रहा हूँ बेटा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो डिस्टेंस का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमेशा मेरी ये बात याद रखना। डिस्टेंस का मतलब यूं नहीं कि आड़ा टेढ़ा कहीं से भी घूम के, मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ये इसका नाम दे दिया मैंने यहाँ पे m।
तो मैं इस PM की लेंथ निकाल सकता हूँ। ये है मेरी कहानी। मैं आपसे ये जो कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ वो ये है कि हम इस PM को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, अगर आपने किसी लाइन पे किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो आप इस परपेंडिकुलर की लेंथ निकाल सकते हैं, आप PM फाइंड आउट कर सकते हैं। PM इक्वल टू लेंथ हमेशा क्या होती है बेटा, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकती, इसलिए मैं मॉडुलस के अंदर लिखूंगा जो भी लिखूंगा। और बहुत सिंपल फॉर्मूला, पहले ये पॉइंट सीधा लाइन में पुट कर दो, मॉड्स ऑफ AX1 प्लस BY1 प्लस C, क्योंकि पॉइंट पुट करेंगे C का तो कुछ होना ही नहीं है, X की जगह X1 आ जाएगा, Y की जगह Y1 आ जाएगा, मॉड्स ऑफ AX1 प्लस BY1 प्लस C, और अपॉन में रूट के अंदर आ जाएगा मेरे भाइयों A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, A ये रहा, B ये रहा, तो मॉड्स ऑफ AX1 प्लस BY1 प्लस C अपॉन रूट के अंदर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो ये क्या है बेटा, ये किसी पॉइंट से आपने लाइन पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उसकी लेंथ निकालने का फॉर्मूला। एग्जाम में मैं ऐसा क्वेश्चन बहुत बार देता हूँ और आपको अपने स्कूल एग्जाम में कई बार ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब देखिए इस पे एक सीधा डायरेक्ट में क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, इस फॉर्मूले को मिटाएंगे नहीं, यहाँ आपके आंखों के सामने रहेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने क्या कहा, जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा उसी पे क्वेश्चन करवाऊंगा। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, फाइंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, पॉइंट 3, -5 फ्रॉम द लाइन, फ्रॉम द लाइन 3x minus 4y minus 26 इक्वल टू 0। इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी बेटा कहाँ से, इस लाइन से। तो वही हमारा सेम कॉन्सेप्ट हो गया, वही जैसे एक बार आप देख लीजिए ये सेम पिक्चर, ये आपने कार्टेशियन प्लेन बनाया, ये आपकी स्ट्रेट लाइन जिसकी जनरल इक्वेशन हम बोल रहे हैं कि नॉर्मल फिगर बना दिया, 3x minus 4y minus 26 इक्वल टू 0। और इस लाइन पे यहाँ पे पर्टिकुलरली कोई एक पॉइंट है, इसका नाम हमने P दिया, और इसके कोऑर्डिनेट अब की बार कितने हैं, 3, -5। यहाँ से आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, आप इस परपेंडिकुलर की लेंथ निकालना चाहते हैं, M नाम दे दिया। तो PM निकालने का फॉर्मूला बेटा ये रहा आपके पास तैयार, ये X1 है वो Y1 है और ये आपकी इक्वेशन है। आप क्या कहेंगे, PM इक्वल टू, इसलिए मैंने फॉर्मूला मिटाया ही नहीं, पहले तो मॉडुलस में चलेगी कहानी। AX1 ये A है मेरे भाइयों, ये B है, A की वैल्यू आप चाहें तो लिख लीजिए, A की वैल्यू 3 है और B की वैल्यू -4 है। आप लिखेंगे मॉड्स ऑफ AX1, मतलब 3 को मल्टीप्लाई करना है किससे, X1 से, X1 कितना है 3 है, प्लस BY1, B कितना है बच्चों, -4 है, B -4 है, उसको मल्टीप्लाई करना है Y1 से, Y1 कितना है बेटा -5, क्योंकि इसको तो हम X1 बोल रहे हैं और इसको हम Y1 बोल रहे हैं, -5 ये लो, प्लस C कितना है -26, प्लस माइनस माइनस ही होगा तो मैं सीधा लिख देता हूँ -26। अब ये मैंने मॉडुलस लगा दिया, अपॉन रूट के अंदर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, रूट के अंदर A स्क्वायर, A कितना है बेटा, A 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, B -4 है, -4 का स्क्वायर करेंगे प्लस का यानी 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16। तो यहाँ पे ये आंसर आया। तो अब इसको इधर करते हैं सीधा डायरेक्ट, क्योंकि जो काम होना था हो गया, अब तो सीधा बेटा आंसर आएगा। तो PM इक्वल टू लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर इक्वल मॉडुलस के अंदर 3 3 जा 9, माइनस माइनस मिलके बेटा प्लस हो जाएगा, 4 5 जा 20, और यहाँ प्लस ही लगा हुआ है ऑलरेडी, 9 + 20, माइनस में 26 चल रहा है, चलने तो माइनस में 26 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 9 + 16, दोनों को प्लस करेंगे, रूट के अंदर 25, 20 + 9 आप जानते हैं 20 + 9 29, मॉडुलस के अंदर 29 माइनस 26 और अपॉन में रूट 25 का मतलब क्या होता है बेटा 5 होता है। 29 में से 26 जाएगा, 3 बचेगा, 3/5 एक पॉजिटिव क्वांटिटी आई तो मॉडुलस के बाहर निकलेगी तो भी पॉजिटिव ही रहेगी। तो आंसर कितना आ जाएगा 3/5। ये हो गई हमारी कहानी। और पीछे लगा तो यूनिट 3/5 यूनिट्स। ये लो, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बताया कि अगर किसी पॉइंट से लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो उस परपेंडिकुलर की लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये रहा। और क्वेश्चन भी आपके सामने करके दिखाया। अब एक कॉन्सेप्ट और बच रहा है, बहुत मजेदार है, दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। बस ये है। तो कल क्लास थोड़ी बड़ी कर दी थी बेटा मैंने, तो उसका मैं आज आपको थोड़ा कम करके खुशी दे दूंगा थोड़ी सी।
आज की क्लास का ये लास्ट अपना वाला टॉपिक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, तो पहले एक बार कार्टेशियन प्लेन बना देता हूँ, दिखा देता हूँ, क्योंकि हर बार मैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करके दिखाता हूँ आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। दो पैरेलल लाइन, जैसे फॉर एग्जांपल एक लाइन ये, ठीक है, एक लाइन मैंने इसके पैरेलल ये और बना दी। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस, बीच की डिस्टेंस मतलब वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस वन। जैसे सपोज यहाँ पे ये ए पॉइंट है, यहाँ पे ये बी पॉइंट है, और चाहे तो ए और बी हमारी लाइन में आते हैं, तो ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, तो पी क्यू ये कहीं पे भी चले जाए सेम ही रहेगा, यहाँ आ जाए चाहे यहाँ आ जाए चाहे यहाँ आ जाए, क्योंकि आप जानते हैं पैरेलल लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा क्या होती है, सेम होती है, इक्वल होती है, कहीं पे भी कैलकुलेट कर ले। तो दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, आई मीन टू से दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि दो लाइंस के बीच अगर लाइन पैरेलल है तो जो डिस्टेंस की बात हम कर रहे हैं वो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो पहली लाइन की इक्वेशन आप जानते हैं बेटा, ये है हमारे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0। दूसरी लाइन की इक्वेशन आएगी, क्योंकि पैरेलल है तो ax प्लस बी वाई तो दोनों में सेम ही चलता है, ये हमेशा याद रखना। अगर दो लाइन पैरेलल है, जैसे पहली लाइन की इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस कुछ भी 5 इक्वल टू 0, तो दूसरी लाइन के लिए मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि उसकी भी ये आएगी 2x प्लस 3y, बस ये चीज़ चेंज हो जाएगी, यहाँ पे c इक्वल टू 0, यहाँ कुछ ना कुछ अलग आ सकता है, बाकी ये दोनों कहानी सेम होती है। तो यहाँ पे बोला कि इस लाइन की इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसकी है ax प्लस बी वाई प्लस C2 इक्वल टू 0। ये पहली लाइन उसकी जनरल फॉर्म, ये दूसरी लाइन उसकी जनरल फॉर्म। इन दोनों लाइंस के बीच की क्या निकालनी है, इन दोनों लाइंस के बीच की मेरे दोस्तों मुझे डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो इसके लिए मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, उस डिस्टेंस का नाम दिया मैंने d, वो होता है मोड्स ऑफ C1 माइनस C2। पहले तो ये रहा C1, ये रहा C2, ठीक है, मोड्स ऑफ C1 माइनस। अगर किसी को दिख नहीं रहा हो बेटा तो इस लाइन की इक्वेशन मैंने ऐसे लिखी है ax प्लस बी वाई प्लस C1 इक्वल टू 0, और उसकी आपको दिखी रही है ax प्लस बी वाई प्लस C2 इक्वल टू 0। मतलब सिर्फ इसमें फर्क आता है कांस्टेंट टर्म में, इन दोनों के कांस्टेंट टर्म अलग अलग हो सकती है अगर लाइंस पैरेलल है तो, बाकी ax प्लस बी वाई तो सेम ही आएगा। मोड्स ऑफ C1 माइनस C2 अपॉन रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है बच्चों, इतना सीधा सा फॉर्मूला है। मोड्स ऑफ C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है। देखिएगा कैसे होगा, क्वेश्चन लेके आता हूँ, क्वेश्चन से आपको मेरी बात फटाफट समझ में आ जाएगी। देखिएगा यहाँ पे बेटा फॉर्मूला मैंने यहीं पे रहने दिया। अभी देखना क्वेश्चन जब आएगा ना आप खुद ही कह देंगे कि हाँ सर आप बिल्कुल एग्जैक्ट बात बोल रहे थे। फाइंड द डिस्टेंस, क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। अब देखना इसने पैरेलल बोला ना, तो इक्वेशन आप लोगों को बिल्कुल जैसे मैंने बोला था वैसे ही देखने को मिलेगी। बिटवीन द पैरेलल लाइंस, बिटवीन द पैरेलल लाइंस 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0, पहली लाइन की इक्वेशन तो ये है, एंड 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। बेटा अब आप देखिए आपको मजा आ जाएगा, मैंने कहा था ना ये दोनों ax प्लस बी वाई वाला फॉर्मेट यहाँ पे भी सेम ही देखने को मिलेगा। अगर लाइंस पैरेलल है तो फिक्स है कहानी, ax प्लस बी वाई, अगर यहाँ पे 3x माइनस 4y है तो वहाँ पे भी वही मिलेगा, सिर्फ क्या चेंज होता है, ये जैसे हमने यहाँ पे C1 बोला वहाँ पे हमने इसको क्या बोला, C2 बोला। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये पहली इक्वेशन है, इसका मतलब ये C1 है, वो सेकंड इक्वेशन है, इसका मतलब वो C2 है। फॉर्मूला टिका दो, D इक्वल टू मोड्स ऑफ C1 माइनस C2, मतलब 7 माइनस 5 अपॉन रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रूट के अंदर a स्क्वायर, a कितना बेटा 3 का स्क्वायर 9, b कितना बेटा -4 का स्क्वायर करेंगे वही 16, ये लो मॉडुलस में बंद कर दिया। आप लिखेंगे इक्वल टू 7 माइनस 5 कितना आएगा, 7 माइनस 5 2 आएगा, और रूट के अंदर 25 आया, रूट 25 का मतलब क्या होता है बच्चों 5 होता है। मॉडुलस के अंदर आंसर आया 2/5, मॉडुलस से आज़ाद कर दीजिए, बाहर निकाल दीजिए, मॉडुलस के बाहर जाएगा तो भी क्वांटिटी क्या रहेगी, पॉजिटिव। अंदर माइनस होता तो भी आंसर पॉजिटिव आना था, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो 2/5 यूनिट्स बच्चों ये आपका आंसर आया। ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर आपको कभी दो
पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो वो कॉन्सेप्ट होता है बेटा ये वाला, मोड्स ऑफ C1 माइनस C2 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पे मैंने आपको साथ में एक और नई चीज़ और सिखाई जो आपकी बुक में इस तरह से दे नहीं रखी, कि अगर दो लाइन पैरेलल है और आपसे कहा जाए कि उनकी इक्वेशन बना के दिखाओ, तो बेटा ये चीज़ एज इट इज़ रहेगी, ax प्लस बी वाई, बस क्या चेंज होता है यहाँ C1 और वहाँ पे C2, मतलब यहाँ कुछ और कांस्टेंट टर्म आ सकती है, वहाँ कुछ और कांस्टेंट टर्म आ सकती है। तो बेटा ये थी मेरी कहानी। अब की बार हम दोबारा अगले लेक्चर में मिलते हैं, तो हमारे इस स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड और भी कुछ जो अच्छे क्वेश्चन होंगे हम उनको लेके आएंगे, वरना ये चैप्टर हमारा लगभग ओवर है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे मेरे दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में।